नमस्कार, मैं अजय कुमार। फिर से आपका जो चल रहा है फिजिक्स का लेक्चर, लास्ट लेक्चर आपके बीच में चलेंगे, ठीक है ना। तो आपका लेक्चर 5 आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक करके आपके बीच में, हम उसको धुआं धुआं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पर दिख रहा होगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। पर क्लास से 10 में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी विभाग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट चैप्टर है उसमें दिया गया था कि दो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बाबू, क्या होता है? शून्य होता है। एक आप लोग से और चीज़ बताते हैं, अगर साइंस जिसको लगता है कि बहुत भारी है तो एक काम करना, तुम कुछ नहीं करना, जो मैं कहता हूँ उतना ही करो। 9-10 के NCERT को उठा लेना और उसको करीबन 3 से 4 बार पढ़ जाना, भैया तुम्हारा साइंस सही हो जाएगा। उससे ज़्यादा कि साइंस कहीं नहीं आता, कोई भी एग्जाम रहे। BPSC तक क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है ना। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 9-10 का साइंस का बुक पढ़ लीजिए। अधिकांश क्वेश्चन हम वहीं से इसको हम किए हैं, सेट किए हैं, इसलिए मैं आपसे करता हूँ। आप लोग को नहीं मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो NCERT जो होता है उसका लैंग्वेज टफ होता है, हर क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। तो उसको पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको आसान हो जाएंगे। बाकी हम तो हैं ही जो कर रहे हैं, बाकी तो आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, होना चाहिए नहीं, होता ही है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाया था। पीछे बताया था मैंने ना कि वोल्ट मीटर किस में भाई? समांतर क्रम में। आमीटर किस में? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 206 क्वेश्चन यहाँ है। थोड़ा सा टाइपर को दिमाग क्या हो गया ना कि थोड़ा सा बदल गया है, पलट गया है, कभी इधर से उधर कर देता है, ठीक है। क्या कीजिएगा, वो भी बेचारा आदमी है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, देखो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है ना, ये नहीं, ठीक है, होता है। ये चीज को, ये भी गलत है, ठीक है। यानी यहाँ होना चाहिए नहीं है, क्या होता है वर्ड? होना चाहिए, होता है। क्या होता है बाबू? ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, भी जानते हैं आप। और आमीटर जो है वो किस में? श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आदर्श जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। कम शक्ति यानी वाट के बल्ब का प्रतिरोध, जो कम वाट के बल्ब होंगे, आप लोग लेते होंगे ना, 9 वाट एगो है, एगो लेगा 20 वाट, तो वो जो कम वाट के जो बल्ब होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा? अधिक होता है। कभी पूछता है आपके एग्जाम में कि 20 वाट और 50 वाट में सबसे अधिक किसका प्रतिरोध होता है, कभी एग्जाम में आया होंगे, आपने उसको लिखे होंगे अपने हाथों से, ठीक है ना। तो यानी जिसका प्रतिरोध अधिक होगा, कब होगा? जिसमें पावर क्या होगा? कम होगा। पावर कम तो प्रतिरोध अधिक, पावर ज्यादा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब का तंतु जो फिलामेंट होता है, जो जलता है, ठीक ना, वो किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। पिछले भी क्वेश्चन आया हुआ था ये, तो रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत हीटर का जो तार, अभी हीटर चल रहे होंगे, हीटर देखते होंगे, तो विद्युत हीटर के जो तार होता है वो किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम। जो क्या करता है? जलता है, जलने के बाद क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, जो हम उसको ऊष्मा के रूप में ग्रहण करते हैं, लेते हैं ठंड को दूर करने के लिए। यही होता है हीटर का तार। इसको उसको छुइएगा नहीं ना तो मैं रह जाएगा वही में सट के। अब आया फ्यूज का तार जो होता है किस किस का बना होता है? सभी घर में फ्यूज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया फ्यूज होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर अगर आ गया, मतलब अटेंडम अगर आपका वोल्टेज बढ़ गया तो फ्यूज जो है वही क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ना। जो बोलते हैं ना अभी कि MCB गिरा दो, तो वही अब MCB के रूप में आता है फ्यूज, ठीक है ना। तो अब ऑटोमेटिक क्या होता है? गिर जाता है। यानी फ्यूज का तार किसका होता है? शीशा का और टीन का, लेड और टीन का बना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यदि कूलम्ब आवेश भी वोल्ट विभवांतर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए
तो V बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू 9 जूल कार्य करना पड़ता है इसको, ये होता है, याद रखिएगा। कह रहा है बैटरी की धारिता, देखो ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा है, बहुत एग्जाम में पूछा है। बैटरी की धारिता जिसको हम किस में करते हैं मेजर, हम उसको मेजर करते हैं बुआ एम्पियर घंटा में, यानी AH में करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, A और H में, यानी एम्पियर घंटा में इसको हम व्यक्त करते हैं। किसको, बैटरी के धारिता को, ठीक है, एम्पियर घंटा में। मोटर कार की बैटरी की वोल्टता क्या होता है, मोटर कार में जो बैटरी होता है, मोटर वाले में, ट्रेन के बात नहीं चल रहा है, मोटर, वो 12 वोल्ट का होता है। कितना वोल्ट का होता है, वो 12 वोल्ट की हुआ करती है, याद रखिएगा। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम अणुचुंबकीय पदार्थ हैं। ये जितने आपसे पूछेगा कि चुंबकीय दृष्टि से अणुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं और प्लेटिनम हुआ करते हैं, जिसको याद रखिएगा, ठीक है। लेंज का नियम, किसका नियम पढ़े होंगे, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या है, आवश्यक है, और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज, ठीक है ना, याद रखिएगा, पर ये कार्य करता है। ये आपका कौन है, लेंज का नियम है, ठीक है। अब आइए ट्रांसफॉर्मर, हाई एसी से क्या होता है, लो एसी में ये कन्वर्ट करता है। जो ट्रांसफॉर्मर आपको दिख रहा है ये हाई एसी क्या है, हाई एसी टू लो एसी में कन्वर्ट करता है, लो एसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है मतलब चेंज करता है बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहते हैं ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को अपचयन और उपचयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप, अप बोलेगा अपचयन और डाउन बोलेगा उपचयन, यानी स्टेप अप स्टेप डाउन के पर उसको क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर, उसी पर इसको यूज किया करते हैं हम। कॉन्स्टेंटन तथा मैग्नीन का ताप प्रतिरोध गुणांक बहुत कम, लगभग कितना होता है, नगण्य होता है, अतः इन्हें परमाणिक प्रतिरोध बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यह यहाँ पे क्वेश्चन को दे दिया है, लो 218 आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बना होता है, इसका चिप, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। देख रहे कहाँ से कहाँ क्वेश्चन बना रहा है। जो आईसी चिप होता है ट्रांजिस्टर, वो किसका बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा कभी कि आईसी चिप किसका बना होता है। कहता है ना किसी, अरे यार मेरा मोबाइल का आईसी खराब हो गया ना, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट काम ही नहीं कर रहा है, तो किसका होता है, वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और सिलिकॉन क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, तत्व है, मतलब मेटलवाइड जिसको बोला जाता है, उपधातु है ये, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने, शॉकले ने किया था। कितना में किया था, 1948 में, यानी 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कौन, शॉकले ने किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। शॉकले नहीं है, शॉकले है, ये शॉकले साहब ने किया था ट्रांजिस्टर का खोज, ठीक है। ताप के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, ताप के प्रभाव से धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को तापयनिक उत्सर्जन यानी थर्मोनिक इमेशन कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब ताप के प्रभाव पड़ेगा धातु के पृष्ठ पर, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे, ठीक है ना। अब इस घटना को क्या बोलेंगे, तापयनिक उत्सर्जन या थर्मोनिक इमेशन बोला करते हैं, जिसको याद रखिएगा। बहुत बारीकी से इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और हर वर्ड को समझना है, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है सर, मैं आपको बखूबी आपको बताया जाएगा यहाँ से और उसको क्लियर किया जाएगा आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट,
कहता है न्यूटन के शीतलन नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ द कूलिंग, ठीक है ना, के अनुसार ठंडे होने की दर, कूलिंग के अनुसार ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के वातावरण के मध्यमान तापांतर के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है ना, अनुकर्मानुपाती प्रोपोर्शनल हुआ करता है। किसका, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के वातावरण के मध्यमान तापांतर के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होता है, ठीक है। एक्स किरणें, पहला है कि एक्स किरणें का खोज किया था कौन बाबू, रोंटगेन ने किए थे, ठीक है ना, रोंटगेन ने किया था खोज इसका, ठीक है ना, याद रखिएगा रोंटगेन साहब ने किसका खोज किया है, एक्स किरणें का। उस समय उत्पन्न होती है जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जैसे कैथोड किरणें उच्च गलनांक की धातु जैसे टंगस्टन के लक्ष्य से टकराते हैं, वो टकराते हैं तो क्या होता है, एक्स किरणें वहाँ क्या होता है, उत्पन्न होता है। 223 क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, इधर आना चाहिए था कि कैडमियम न्यूट्रॉन का बहुत अच्छा अवशोषक होने के कारण रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसको, कैडमियम को, न्यूट्रॉन का बहुत अच्छा अवशोषक होने के कारण रिएक्टर में नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किसको यूज करते हैं, बताओ, कैडमियम को करते हैं। किसको बाबू, कैडमियम को हम यूज किया करते हैं। रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति, रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए भारी जल यानी हेवी वाटर, जिसको क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं ना, वाटर, ग्रेफाइट जो कार्बन के अपरूप होता है, जो विद्युत का सुचालक हुआ करते हैं, अथवा बेरेलियम है, बेरेलियम, ठीक है ना, ये बेरेलियम ऑक्साइड मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए भारी जल, ग्रेफाइट या बेरेलियम ऑक्साइड मंदक के रूप में क्या करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं, ठीक है ना। भारी जल सबसे अच्छा मंदक है, यहाँ लिखा है जो भारी जल होता है बाबू वो सबसे अच्छा मंदक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अपने देश के अप्सरा रिएक्टर को स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, ठीक है ना, अपने देश का जो अप्सरा जो था रिएक्टर उसको क्या नाम दिया गया था, स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। कह रहा है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। किसको, थोरियम। और जानते हैं थोरियम कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य में, तो केरल में पाए जाते हैं थोरियम, ठीक है ना, याद रखिएगा। और कलपक्कम कहाँ है भाई, तो ये क्या है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, ये कर्नाटका में कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पाया जाता है। अब ईंधन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, तो थोरियम का यूज किया करते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो मुझे बताइएगा जरूर। कहता है क्रिस्टल संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग में लाया जाता है। जो क्रिस्टल का संरचना है उसको बखूबी हमें जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम एक्स किरणें का खोज करते हैं, एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, खोज नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सोडियम है, ठीक है, ये 11 है, ये 23 होगा, 23 होगा, ठीक है ना, यानी 23 है के बीटा उत्सर्जन, बीटा जब निकलता है ना, बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला तत्व क्या है, बीटा निकलने के बाद क्या होता है, एक क्या होता है, जुड़ जाता है, तो एक जुटने के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, Mg आ जाता है, ठीक है ना, Mg यहाँ पे, तो Mg 12 यानी 20 यहाँ पे 4 हो जाएगा। यही बोल रहा है कि अगर बीटा एक निकालने के बनने वाला तत्व तो कौन होगा, तो मैग्नीशियम होता है, ये बता रहा है। मतलब बीटा निकालने पर क्या होता है, एक की वृद्धि हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए बीटा प्लस है, ठीक है।
नाभिकीय रिएक्टर में जर्कोनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है? जर्कोनियम। इसको याद करने वाली ये चीज़, जर्कोनियम का हम किस में प्रयोग करते हैं बाबू? नाभिकीय रिएक्टर में, क्योंकि यह न्यूट्रॉन का अवशोषक है, ऑब्जॉर्बर है। किसका? न्यूट्रॉन का अवशोषक है। नमन कोण यानी एंगल ऑफ द डिप्रेशन, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर कितना होता है? 0 डिग्री। यही पूछता है, ज़्यादा इसमें से ही पूछेगा कि नमन कोण कहते हैं किसको, नहीं पूछेगा। कहेगा कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना है, तो 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना है, तो 0 डिग्री होता है। ये ध्यान देगा यहाँ पे, ये पूछेगा आपसे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? जैसे पत्ती में टेस्ला, पीछे भी बताया गया है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला हुआ करता है, ठीक है ना, टेस्ला। और सीजीएस बोल रहा है यानी सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड। पत्ती में किसको क्या बोलते हैं? गॉस बोलते हैं, गॉस। और 1 गॉस बराबर जानते हो क्या होता है? 1 टेस्ला बराबर कितना पता है क्या है? 10 के पावर 4 गॉस होता है। यानी 1 टेस्ला बराबर 1 टेस्ला 1 टेस्ला बराबर, ठीक है ना, क्या होता है? 10 के पावर 4 गॉस होता है, जो भी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और आपका ये हो गया 1 गॉस पूछेगा बराबर क्या होगा, तो 10 के पावर -4 टेस्ला होता है, याद रखिएगा, ये चीज़ है, ठीक है। और किस तरह की दिक्कत नहीं। चलिए, एक है सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट। सीबेक प्रभाव यानी सीबेक इफेक्ट। सीबेक ने 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को, उनके दोनों सिरों को अलग अलग मिलाकर 2 जंक्शन बनाया। क्या बनाया? जंक्शन। और जंक्शन में तापों में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाहित तो होने लगती है। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? हम सीबेक प्रभाव बोलते हैं। कब बाबू? कि भाई सीबेक में 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के तार उनके सिरों से अलग अलग मिलकर सिरा, तो क्या बोल रहे थे? इसी प्रभाव को हम क्या बोलते थे? सीबेक प्रभाव बोलते थे, ठीक है ना। इस प्रकार बहने वाली विद्युत धारा को ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं। माने इस प्रकार बहने वाली ऊष्मा विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अवरोधों के किनारे पर, प्रकाश के अवरोधों के किनारे पर मुड़ने की घटना को प्रकाश के विवर्तन, क्या? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कब कह रहा है? प्रकाश के अवरोधों के किनारे पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको समझना है। बहुत से बच्चे लग रहे हैं कि सर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। मत सोचो, फिजिक्स है, बहुत बारीकी से देखो। कहने का मतलब एक बार देख लोगे, समझ जाओगे तो मज़ा आएगा। हाँ, कुछ है, एकदम आसान। एक लाइन नहीं पढ़ो, एक लाइन दाब का मात्रक केल्विन, ऐसे नहीं, कुछ कुछ धीरे धीरे बढ़ेगा ना। सूर्यास्त के बाद, यानी जो सूर्यास्त होता है, यानी सूर्य अस्त होता है, यानी बेर डूबता है ना, बोलते हो हम लोग गांव में। यानी सूर्यास्त के बाद भी, जिसके कारण पृथ्वी की सतह के निकट की हवा गर्म होती रहती है। किसके कारण? स्थलीय विकिरण के कारण। विकिरण से क्या होता है? आपका जो सूर्यास्त के बाद भी क्या होता है? पृथ्वी की सतह क्या होता है? निकट की हवा गर्म महसूस होता है, गर्म हुआ करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, जबकि समान ऊंचाई से फेंका गया पत्थर, समान ऊंचाई से फेंका गया पत्थर, ठीक है, तेजी से आती है। क्यों? क्योंकि पैराशूट का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, इसलिए वायु प्रतिरोध अधिक होता है। इसके वजह से
कहता है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कहता है कि जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किसको त्वरित करने के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं? तो परमाणु को। किसको? परमाणु को त्वरित करने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। किसमें? साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के प्रयुक्त करते हैं? तो किसमें है? परमाणु अर्थात एटम में। ठीक है ना, एटम में इसको हम प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब आया कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल, चंद्रशेखर ना, यानी बोल रहा है कि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? वन लाइनर, अब बढ़िया लग रहा होगा ना। किया था कि एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट की एक्सकिरण, बेरियम से होता है उदर को जांच उच करने में करते हैं, तो रोगियों के पेट के एक्सकिरण परीक्षण से पूर्ण खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणे का एक अच्छा अवशोषक है। बेरियम का है एक्स किरणे का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्टता से क्या होता है? देखने में सहायता मिलती है। इसलिए एक्स किरण करने से पहले क्या करते हैं? बेरियम क्या करते हैं? हम खिलाते हैं। ठीक है ना। रोगियों के पेट में एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्या खिलाते हैं हम? तो बेरियम एक्स किरण एक अच्छा अवशोषक है। इसलिए क्या होता है? पेट के अंदर जितने भी हमारे जो फिगर होगा उसको देखने में क्या करता है? सहायता करता है। जब सेना पुल को पार करती है, चाहे प्लेटफॉर्मों को पार करती है हम लोग भी, तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्लास 9 में पढ़े हैं हम लोग, साउंड चैप्टर से पढ़े हैं ना जी। क्योंकि पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद रेजोनेंस से क्या होता है? कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ये पढ़े हैं एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी पढ़े वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है। बिस्किट की पैकेट लाओ, फ्रिज के अंदर डाल दो, रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषण क्या करता है? वो कर लेता है, इसलिए क्या होता है? कुरकुरे हो जाता है। बर्फ़ पानी पर तैरती है, बात सही है, क्योंकि बर्फ़ का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा और पानी का ज़्यादा होगा। ठीक है, परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। कौन? बर्फ़। बर्फ़ पानी से हल्की होती है। बर्फ़ क्या होता है? पानी से हल्की होती है और एल्कोहल है यहाँ पे। ठीक है ना, एल्कोहल से क्या होता है? भारी होता है, ये याद रखिएगा। इसलिए क्या होता है? एल्कोहल से भारी होगा तो क्या होगा? तैरेगा, मतलब कह रहा है कि एल्कोहल में डूब जाएगा। अब अगर पानी से, अगर बर्फ़ पानी से क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए क्या होगा? तैर रहा है। सही। आइए, कहता है अंडा मृदु जल में, अंडा जो है जल में डूब जाता है, पता है ना, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरेगा। जो नमक डालोगे, क्यों? कि नमक के घोल का घनत्व जो होता है अंडे घनत्व से अधिक होता है। अंडा का जो घनत्व है उससे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? वो तैरता रहता है। और इसे डालोगे ना मृदु जल में तो अंडा वहाँ पे क्या होगा? डूब जाएगा। 243 क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों के आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं ना, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगर दो गो बर्फ है, अगर उसको चिपकाओगे तो उसका जो गलनांक है वो क्या होता है? घट जाता है, ये भी याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया है। अब आइए इसमें बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तो दिया है न्यूटन ने, ये कौन दिया है? ये न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया, ये भी याद रखना है। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी होता है, ये वाला,
इसको हेनरी कैवेंडिश ने दिया, इसका हेनरी कैवेंडिश ने दिया, ये याद रखना है। अब जी का वैल्यू दिया 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर x² पर kg x², ये भी दिया। एक है एफ बराबर, फार्मूला भी दिया, ए बराबर G(m1 m2 बटे r(x²), ये भी दिया गया यहाँ से। ये चीज़ दिया गया, इतना चीज़ दिया, बहुत चीज़ और दिया गया है, बट इतना जानकारी हमें रखना उचित है, ठीक है ना। यानी जी जो न्यूटन दिया, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन खोज किया, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर से, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं जी, इसका हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कौन दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ये जी का वैल्यू जो होता है कैपिटल का 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू मीटर x² पर kg x², ए बराबर जी m1 m2 x²। अब निकालना होगा जी बराबर, तो निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ अगर मान लीजिए बोले जी बराबर क्या होगा सर, तो लिखोगे एफ आर x², सॉरी एफ आर x² आर x² ही ना बोलते हैं, R2 बोलेंगे, R(x²), एक मिनट, R(x²), एफ आर x² बटे m1 इंटू m2। तो ये भी जानते हो, इतना चीज़ होता है किसके लिए, ये पूरा इसके लिए। क्लियर है? तो ये भी याद रख लीजिएगा। कहता है वर्षा के बूंद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केसनलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर न आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। इसलिए न करते हैं वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई हम लोग क्यों करते हैं कि नमी बने रहे, पानी बाहर नहीं आवे, उसमें पानी मिला रहे बिल्कुल, और उसमें नमी बने रहे खेत के, इसलिए तो यूज करते हैं हम ना। तो यही चीज़ आपका ये था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो फिजिक्स का था वन लाइनर, आपका जो आपके बीच दिख रहा होगा 245 क्वेश्चन आपके बीच में मैंने पढ़ाया, ये आपको ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दिया स्लाइड पूरी तरह से, ठीक है। और आपको इसी स्लाइड के उपरांत हम एक आपको अगले दिन नेक्स्ट क्लास आपको आएगा 100 क्वेश्चन का, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएंगे, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और सभी इसी से क्या होंगे, मिले जुले रहेंगे क्वेश्चन, आपको बनाने में बड़ी मज़ा आएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्लास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। और लोगों तक पहुँचा दीजिए कि जहाँ वो कौन सा जगह है। तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीपीसी एंट्रेंस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है अभी फ़िलहाल में, आइए और ले जाइए एकदम बिल्कुल, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।